नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 112 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 113वां नंबर पार्ट देखेंगे। अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। आज की डेट में हम लोग 113वें नंबर पार्ट में एक आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। तो अच्छे से इन प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। देखिए, कल की डेट में आयोग की तरफ से कुछ न्यूज़ आई थी कि जैसे 1132 या 31 लोगों को बाहर किया गया है और कुछ नए लोगों को अंदर लिया गया है। तो जिन लोगों का भी रिजल्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपका पुनः सिलेक्शन दोबारा, मतलब पहली बार में नहीं हुआ था तो इस बार में आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो थी वो लगभग 5300 थी, तो वो 5500 कर दी। लगभग 150 लोगों को, अन्य लोगों को शामिल किया गया है। बहुत सारे लोगों का ऐसी कैटेगरी में हुआ था कि जैसे जिस कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो ये कुछ तकनीकी खामियां थी आयोग की। तो इन चीज़ों को पुनः आप लोग आयोग की साइट पर जाकर आप लोग आंसर जो लिस्ट है दोबारा जारी की गई है, तो उसको आप लोग दोबारा पुनः चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो इधर 60 दिन या 58 दिन जो भी दिन बचे हुए हैं, इनमें आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए समय कम है और अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। ठीक है, आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग का पार्ट 113 देखेंगे। 113वां पार्ट है। 2 प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 225 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो दोनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कुछ भी कोटेशन जो होती हैं उनको आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ महान विचारकों की जो लाइंस होती हैं उनसे आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे एक प्रश्न में 2 से 3 कोटेशन आप लोग जरूर डालिए। कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए, जिससे आपका प्रस्तुतिकरण जो होता है वो आपका बेहतर हो जाए। इसके साथ में जैसे जो अच्छे शब्द होते हैं उनको आप अंडरलाइन करिए, जो अच्छी डेट्स होती हैं उनको अंडरलाइन करिए। ठीक है, ये एक तरीका होता है एग्जामिनर को बताने का, और एग्जामिनर को आपको इस तरीके से बताना है कि उसको कुछ भी नहीं आता, एक बच्चे के तरीके से उसको समझाना है। तो इस तरीके से डायग्राम, फ्लो चार्ट, अन्य चीज़ों के माध्यम से आपको समझाना है, तो इस तरीके से लिखना है। आइए जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। साइबर आक्रमण के संभावित खतरों एवं इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। तो यह आपका प्रश्न है। इसको 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए, साइबर आक्रमण क्या होता है। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से जो सेंधमारी की जाती है या अनधिकृत तरीके से आपका डेटा चुराया जाता है, आपके पैसे चुराए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, फाइलें हैं, वो चुराई जाती हैं। तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं? साइबर अटैक कहा जाता है, साइबर हमले कहा जाता है। अब देखिए, जो वर्तमान में जहां तक चीज़ों को देखेंगे तो पूरा विश्व की जब बात की जाती है तो साइबर ने एक अंतर्राष्ट्रीय गांव के रूप में बदल दिया है। ठीक है, एक वैश्विक गांव के रूप में बदल दिया है पूरे विश्व को। आप कहीं पर भी इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, घर बैठे ही। तो ये क्या है? ये एक्सेसिबिलिटी है। आप एक्सेस कर ले रहे हैं अपने घर पर ही बैठकर, पता नहीं कहाँ की चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। अब यही चीज़ें हैं कि जो इंटरनेट है ये दो धारी तलवार है। इससे आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, इससे आप दूसरे का गला भी काट सकते हैं, कि इससे गलत चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, कि आप आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, अन्य चीज़ों में भी जा सकते हैं। ठीक है, बॉम्ब बनाने की गतिविधि, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं, और इसी इंटरनेट के माध्यम से साइबर हमले भी होते हैं। तो कहते भी हैं कि जो तकनीकी है, तकनीकी अगर अच्छे में उपयोग की जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। तो देखिए, जो पूरा विश्व है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब इस इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या होता है, इस साइबर के द्वारा क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें पैसे का लेन देन भी होता है, गोपनीय फाइलें जो हैं वो आदान प्रदान की जाती हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है, व्यक्तिगत सूचनाएं जो होती हैं वो भी एकत्रित रखी जाती हैं, बहुत सारे डेटा
जो है वो स्टोर किया जाता है, वो चाहे आधार कार्ड का डेटा हो या पैन कार्ड का डेटा हो, कहीं ना कहीं एक सर्वर पर यह सेव रहता है। अब अगर वो सर्वर ही हैक हो जाए तो ऐसी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ा एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो डिफेंस की चीज़ें अगर इस तरीके से हैक होंगी तो हमारे देश के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, सारी की सारी चीज़ें वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से चल रही हैं, तो इन सेवाओं का इंटरनेट के माध्यम से आक्रमण किया जाता है, इन सेवाओं को बाधित किया जाता है, तो इसी को साइबर अटैक या साइबर हमला, साइबर आक्रमण बोलते हैं। साइबर हमले से जो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है बहुत ही विकराल होती है। लोगों को, जो लोग होते हैं, कोई जो हैकर होते हैं, वो अनधिकृत तरीके से जो संस्थान हैं, जो लोग हैं, उनको हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, दूसरे सेक्शन में क्या है, दूसरे सेक्शन में आपको बताना है कि जैसे जो साइबर हमले होते हैं, साइबर हमलों को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे उपाय हैं। अन्य उपाय आप भी कुछ अलग अपने दिमाग से जो भी आपने पढ़ा हो उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है असली होना चाहिए, मतलब जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है वही होना चाहिए, प्लस एक रजिस्टर्ड वर्जन होना चाहिए, क्रैक वर्जन नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से डाउनलोड किया हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके कंप्यूटर में या सरकारी कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस, एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम चलाऊ आप चीज़ों को कर रहे हैं। ईमेल, फाइलें, इनको मजबूत पासवर्ड डालकर रखना चाहिए, कि जो भी आपकी मेल्स हैं और जो फाइलें हैं उनको मजबूत पासवर्ड के साथ में रखना। सरकारी स्तर पर कार्यों की बात कही जाती है, तो देखिए, सरकार को इस पर निगरानी तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए हर तरीके से। जो साइबर स्पेस है, जो इंटरनेट है, इस पर समय समय पर निगरानी लगाई जानी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी एजेंसियों को भी, नई नई एजेंसियों की स्थापना करनी चाहिए। जो डाटा है, डेटा को इनक्रिप्टेड माध्यम में प्रयोग किया जाना चाहिए, कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती है, तो इसी तरीके से चीज़ों को करना चाहिए कि आपने जैसे कुछ भी लिखा, जैसे मान लीजिए आपने श्याम लिखा, तो श्याम को वह 0-1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में ले आए, ठीक है, तो उसको इनक्रिप्टेड करके जो आपको दिखाई ना दे, किसी को ना दिखाई दे, तो उस फॉर्मेट में रखना चाहिए। अन्य चीज़ें क्या है कि जैसे सरकार के द्वारा, किसी भी देश के सरकार के द्वारा जो साइबर अपराध हैं, साइबर अपराध से संबंधित कठोर कानूनों का निर्माण भी करना चाहिए। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को आप ओवरऑल में चीज़ों को बताने का प्रयास करिए, ठीक है। 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, अच्छे से प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस मेंस 2020 का पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है वो आपकी 226 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब जो शब्द सीमा आपसे कही जाती है उसी शब्द सीमा में, ज़्यादा आगे भी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम शब्द सीमा में आपको लिखना होता है। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए। जो शब्द सीमा आपसे कही गई है उसी शब्द सीमा में आप लिखने का प्रयास करिए। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 226 है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। इसके साथ में अन्य चीज़ों को भी आप इस्तेमाल करिए, कि जैसे जो डेटा है और डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। इसके साथ में जो अच्छे शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। तो अच्छी तरीके से आप लोग लिखने का प्रयास करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के बारे में बताइए तथा इसके कार्यों को भी बताइए। तो देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन की बात की जा रही है, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, तो इसके बारे में बात कही जा रही है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के बारे में। तो देखिए, एक एक्ट लाया गया था 2019 में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
बनाया जाएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जाएगा। और इसने क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है, निरस्त कर दिया है जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 1956 था, उसको निरस्त कर दिया। उसी की जगह पर एक नया राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 लाया गया है। अब इसकी संरचना की जहाँ तक बात की जाती है तो संरचना में एनएमसी की सदस्य संख्या जो होगी वो 25 होगी, और इसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे केंद्र सरकार क्या करेगी, अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों की अनुशंसा करेगी, बताएगी कि हाँ भाई कौन कौन से सदस्य ये होंगे जाकर। अब यह जो एक अधिनियम लाया गया है ये किस समिति के आधार पर सिफारिश पर लाया गया था, तो 2015 में एक समिति बनी थी, रंजित राय चौधरी समिति। तो इसके द्वारा इसी की सिफारिश पर यह जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम जो है 2019 वह लाया गया है। अब एनएमसी के कार्यों को देख लेते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के कार्य क्या होंगे, तो देखिए जो आपके संस्थान हैं, जितने भी चिकित्सकीय संस्थान हैं, आयुर्विज्ञान के संस्थान हैं, चिकित्सा पेशेवर जो हैं, जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, तो उनके विनियमन हेतु नीतियां बनाने का कार्य जो है एनएमसी करेगी। इसके अलावा और क्या कार्य करेगी कि जैसे जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन है, जो लोग हैं, जो लोग लगे हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं में और उनकी अवसंरचना में कि भाई उनको कौन कौन सी ज़रूरतें, कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, तो ये सारी चीज़ों को कार्य करेगी। और क्या है कि जैसे एनएमसी के द्वारा, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे तो उनका पालन भी सुनिश्चित करना। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो निजी संस्थान हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, तो इनमें 50% तक सीटों के शुल्क निर्धारण करने का एक दिशा निर्देश भी जारी करना। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा, दिशा निर्देश, यह आपका एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जारी किया जाएगा। अगली चीज़ क्या है, इसमें कुछ स्वायत्त बोर्डों के गठन की भी बात कही गई है। स्वायत्त बोर्ड कैसे कि जो चीज़ों को विनियमित करेंगे, रेगुलेट करेंगे, देखेंगे कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो इसमें देखिए स्नातक स्तर पर एक बोर्ड बनेगा जिसको स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड कहा जाएगा। ये उन चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा, चीज़ों को रेगुलेट करेगा। और एक परास्नातक स्तर पर होगा आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, यह परास्नातक स्तर तक के चीज़ों को निरीक्षण करेगा, चीज़ों को रेगुलेट करेगा। तो ये ओवरऑल में सारी की सारी चीज़ें हैं। इस प्रश्न को आप लोग 125 शब्द सीमा में आप लोग अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। यूपीपीसीएस मेंस 2020 का एक पेड ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप, तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।